महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री अजित पवार ने कल अपना बजट पेश किया और इसी के साथ उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि आगामी दिनों में भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसकी अर्थव्यवस्था 1 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होगी। कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र के इस बजट में गरीब किसान और महिलाओं के साथ साथ उद्योग जगत पर विशेष फोकस किया गया है। 2021-22 के बजट का आकार 4.84 लाख करोड़ रुपए था, जो 2020-21 से 11 अधिक था। बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के करीब 24 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शिकायत की थी कि उन्हें फंड देने में अजित पवार काफी रुकावट डालते हैं। देखना ये भी है कि इस बजट में अजित पवार उन शिवसेना के विधायकों को संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद तीसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सीएनजी से चलने वाले बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी राहत देते हुए 13.5% टैक्स को घटाकर 3% कर दिया है। हालांकि सरकार द्वारा टैक्स घटाए जाने से सरकारी तिजोरी पर 800 से 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। हाल ही में देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 4 राज्यों में भाजपा को बढ़त मिली है। भाजपा जीत गई है इन राज्यों में और इसी के साथ ही मुंबई में इसी जश्न को मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गोवा के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे और इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस को भी फूल मालाएं चढ़ाई गई और आनंद का उत्साह दर्ज कराया गया। कार्यकर्ताओं ने मुंबई में भाजपा कार्यालय में गुलाब के फूलों से गोवा के प्रभारी का स्वागत किया। फडणवीस को इससे पहले बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी। वहां मिली सफलता के बाद भी उनका भव्य सम्मान हुआ था। इस सम्मान समारोह के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया था। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनावों का बिगुल फूंकते हुए पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि इस जीत पर हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि और विनम्रता से लोगों के बीच जाना है। विजय का अर्थ है अधिक मेहनत करना। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई अब मुंबई में होगी। हम मुंबई को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब तक मुंबई को भ्रष्टाचार के चंगुल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश गए थे, उनका भी मैं अभिनंदन चाहता हूँ। आपने उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की शान बढ़ाई है और सपा का सुपड़ा साफ किया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर एक्टिव हो गई है। उन्होंने कहा कि उनका मेन फोकस शराबबंदी पर है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो शराब की दुकान के आगे खड़ी हो जाएंगी और जनता से ये पूछेंगी कि क्या जनता शराब की दुकानों से खुश है। उमा भारती ने भोपाल में अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। इसमें शराबबंदी अभियान को लेकर पूछे गए सवाल पर उमा भारती ने कहा कि उन्होंने अभियान शुरू कर दिया है। वो गुनागा गई थी तो शराब की दुकान के सामने खड़ी हो गई, वहां लोग भी आ गए। उन्होंने कहा कि दुकान को बंद कराए और पूरे प्रदेश में इसे लागू करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अभियान को लेकर कहा कि उनको कोई अटेंशन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह भोपाल में भी किसी दुकान के सामने खड़ी हो जाऊंगी और लोगों से पूछूंगी कि क्या आप शराब दुकान से खुश है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अभियान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उनको कोई अटेंशन नहीं चाहिए। उन्होंने अभियान को लेकर विधायकों से भी बात करने की बात कही। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बैंक मैनेजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उसने राशि लोन स्वीकृत कराने के लिए मांगी थी। जानकारी के अनुसार मामला रतलाम के आलोट का है। किसान बालू सिंह रेवड़िया निवासी ग्राम भीम ने उज्जैन लोकायुक्त को शिकायत की थी। उसने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड लोन की राशि स्वीकृत कराई थी। जब ये राशि निकालने पहुंचा तो बैंक मैनेजर मंगीलाल चौहान ने लोन स्वीकृत कराने के नाम पर 15,000 रुपए उससे मांगे। शिकायत पर शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने योजना बनाई और बालू सिंह को 10,000 रुपए देकर बैंक भेजा। दोपहर में बालू सिंह ने बैंक मैनेजर को जैसे ही रुपए दिए, तभी निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, बलवीर सिंह यादव व टीम ने मैनेजर को पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने उससे रिश्वत की राशि जब्त कर ली है। बैंक मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यूपी के चुनाव परिणाम जारी होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रमुख मायावती ने मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने घोषणा किया कि उनकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। मायावती ने शनिवार को सुबह ट्वीट किया और यूपी के विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देशन में जो जातिवादी, द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपना करके अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट
को नुकसान पहुंचाने का काम किया, वह बीएसपी से भी छिपा नहीं है। इस हालात में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने आगे ट्वीट किया और पार्टी के सभी प्रवक्ता सुधीर भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर MS खान, फयाज खान व सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी। गुरुवार को जारी हुए चुनाव परिणाम भाजपा गठबंधन में 273 सीटों पर जीत दर्ज की है और दूसरे नंबर पर पहुंची सपा ने 125 सीट पर जीत दर्ज की है। और वही बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब गया और बसपा सिर्फ एक सीट पर जीत शामिल कर सकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद यूपी के कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली जाएंगे। सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसी बीच जानकारी मिली है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद तक टल सकता है। इसके होली के बाद आयोजित होने वाली संभावना है। इससे पहले 10 मार्च हुई मतगणना के बाद गठबंधन ने 273 सीटें जीत करके शानदार जीत की थी। इसके बाद शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दे दिया था। मत परिणाम जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ की PM मोदी के साथ पहली बार मुलाकात हुई। नई दिल्ली स्थित एम्स ने अलग अलग कारण बताकर ड्यूटी से नदारद रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया, जिसके तहत 3 दिन पूर्व सूचित अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया जाएगा और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी होगा, जिसका 7 दिन के भीतर जवाब देना होगा। साथ ही वर्तमान में अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनमानी छुट्टियों पर एम्स प्रबंधन की तब ये रोक लगी जब हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर टोका था। इसके बाद सभी विभाग अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। ठीक इसी का जिक्र सफदरजंग अस्पताल के निरीक्षण के दौरान भी स्वास्थ्य मंत्री ने किया और वहां भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। दरअसल सरकारी विभागों की तरह एम्स में भी कर्मचारियों के अवकाश को लेकर एक सिस्टम बना हुआ है। जब भी किसी कर्मचारी को लंबी अवधि के लिए अवकाश पर जाना होता है तो वह संबंधित विभाग अध्यक्ष या फिर यूनिट प्रमुख को पूर्व में सूचित कर अनुमति लेता है। हालांकि आकस्मिक कारण आने पर भी कर्मचारी अवकाश ले सकता है, लेकिन वह 3 दिन से अधिक नहीं हो सकता। परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा के ससुर हरीश आहूजा की कंपनी शाही एक्सपोर्ट से 27.61 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में साइबर थाना पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने 8 दिसंबर 2020 को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार कर कंपनी के पैसे अन्य फर्जी कंपनी में भी ट्रांसफर किए थे। इस वारदात के बाद भारत सरकार ने DSC बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को जेल भेजकर इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश कर रही है। DCP मुख्यालय नीतीश अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी मनोज, मनीष, प्रवीण, मनीष मोगा, वलेरी जैन, कर्नाटक निवासी गणेश, महाराष्ट्र निवासी भूषण, राहुल, संतोष व तमिलनाडु निवासी सुरेश के रूप में हुई। सुरेश व ललित जैन दोनों ममेरे भाई हैं। दोनों मुख्य साजिशकर्ता हैं। सेक्टर 28 स्थित शाही एक्सपोर्ट कंपनी के डिजिटल खाते से 8 दिसंबर 2020 को 27.61 करोड़ रुपए किसी अन्य कंपनी में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। इन पैसों को 154 DSC के माध्यम से ट्रांसफर किया गया था। इसकी जानकारी कंपनी के मालिक हरीश आहूजा को लगी तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। मामले को आर्थिक अपराध शाखा में भेजा, लेकिन सितंबर 2021 में जांच साइबर थाना को सौंप दी गई। पुलिस आयुक्त ने ACP क्राइम की अगुवाई में SIT गठित कर जांच को आगे बढ़ाया। देश में DSC 16 कंपनियां बनाती हैं। DSC साइबर जानकारों के अनुसार देश में 16 कंपनियां ऐसी हैं जो DSC जारी करती हैं।